सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण और क्रीमी लेयर को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिस फैसले पर आज हम विस्तार तरीके से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं कि पूरी खबर जो है वो चर्चा में क्यों आई है। तो खबर हमने देखी कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत में ओबीसी आरक्षण और क्रीमी लेयर को लेकर के एक डिसीजन दिया है। इस पूरे निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल माता पिता की आय के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता है कि कोई ओबीसी उम्मीदवार जो है वो क्रीमी लेयर के अंदर आएगा या नहीं आएगा। यानी कि इनकम टेस्ट जो है, जो इनकम टैक्स होता है, जो टेस्ट होता है और जो वेल्थ टेस्ट होता है ओबीसी आरक्षण में या क्रीमी लेयर में, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अभी इस पर हम आगे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और कहां से पूरी कंफ्यूजन पैदा हुई थी, कहां से पूरा विवाद जो है वो पैदा हुआ था। यह मामला उस लंबे समय से चले आ रहे भ्रम को स्पष्ट करने को लेकर के था कि नियमों में निर्धारित आय या संपत्ति परीक्षण को कैसे लागू किया जाए। यानी कि जब आप ओबीसी आरक्षण का लाभ लेने जाते हैं तो वहां पर एक टेस्ट होता है, जिस टेस्ट को कहा जाता है इनकम टेस्ट या फिर आपका वेल्थ टेस्ट, जो कि तय करता है कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं आते हैं। उसी को लेकर के एक भ्रम मौजूद था, एक प्रॉब्लम मौजूद थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अब क्लियर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पूरा मामला है, ये मामला मुख्य तौर पर उन ओबीसी उम्मीदवारों के मामले से जुड़ा हुआ था जिनके माता पिता या केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों यानी कि पब्लिक सेंट्रल जो आपके एंटरप्राइजेस हैं, यूनिट्स हैं, उनमें अधिकारी या निजी रोजगार में काम कर रहे थे। तो इनके साथ जो है खासतौर पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो प्रॉब्लम की शुरुआत होती है 2004 का एक स्पष्टीकरण जो है वो डीओपीटी की तरफ से जारी किया रहा था, वहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। तो उस पर भी हम आगे बात करेंगे, उसको भी हम डिटेल से समझने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पूरे मामले को और डिटेल से समझने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं, जिस कोर्स में आपकी पूरी तैयारी जो है वो एक ही कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज में हो जाएगी। ये कोर्स का नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये जो कोर्स है आपका जीएस फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि इस पूरे कोर्स में आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एडवांस तरीके से कवर किया जाएगा, दोनों को बेसिक से लेकर के एडवांस तक कवर किया जाएगा। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट यहां पर कवर होने वाले हैं। ये ऑनलाइन कोर्स है, यानी कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कभी भी कहीं से भी रह करके इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये भी एक सहूलियत आपको इस पूरे कोर्स में मिलने वाली है। इस पूरे कोर्स का जो टाइम पीरियड होगा 14 महीने का होगा, जिसमें लगभग 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं जो हैं वो आपको मिलेंगी। और इसके साथ साथ 14 महीने में आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी और 18 महीने तक आप क्लासेस को देख पाएंगे। 2 साल तक आप जो है आपको करंट अफेयर का फ्री एक्सेस मिलेगा। तो 2 साल तक आपकी करंट अफेयर की तैयारी भी चलती रहेगी। इसके अलावा 10 प्रिंटेड कलर्ड नोट जो हैं वो भी आपको आपके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। तो ये इस पूरे कोर्स के बारे में हमने देखा। कोर्स का प्राइस बहुत कम है। अगर आप देखें, कोर्स आपको जो है मात्र 34,999 रुपए में मिल जाएगा। और अगर आपको इस पे भी डिस्काउंट चाहिए, अगर आपको लगता है और आपको छूट चाहिए, तो आप जो है इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोड आपके सामने लिखा हुआ है AKSHAY, कैपिटल लेटर्स में। आप जब इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट इस पूरे कोर्स पर मिल जाएगा। इसके अलावा ये कोर्स जो है उसमें आपको ईएमआई की सुविधा भी मिलेगी, यानी कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक हर महीने जो है कुछ पेमेंट करके इस पूरे कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये कोर्स अलग अलग मीडियम्स में भी मौजूद है। हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में है और इंग्लिश मीडियम में भी ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो ये एक कोर्स की जानकारी हुई। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां पर क्लिक करके आप इस पूरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, वहां पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले खबर देखते हैं कि आपका क्रीमी लेयर संबंधी जो रूल है वो रूल क्या कहता है और कहां से इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है। सबसे पहले आपको पता है आपका 1992 में एक इंदिरा साहनी केस आपको देखने को मिला था। सुप्रीम कोर्ट में 1992 में इंदिरा साहनी केस आपको देखने को मिला था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को वैध ठहराया था, उसको लीगल बताया था। और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के भीतर क्रीमी लेयर की अवधारणा को भी पेश किया था। अब क्रीमी लेयर की जो अवधारणा थी, क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट था, इसका प्राथमिक उद्देश्य था कि उन ओबीसी उम्मीदवारों को आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए जिनके परिवारों ने समय के साथ अपनी सामाजिक और आर्थिक विशेषाधिकार जो हैं वो प्राप्त कर लिए हैं या फिर सामाजिक और आर्थिक सिचुएशन में सुधार कर लिया है। तो जो लोग पहले से अपनी आर्थिक सामाजिक सिचुएशन में सुधार कर चुके हैं उनको ओबीसी आरक्षण से बाहर रखा जाए, ताकि जो लोग अभी भी हाशिए पर मौजूद हैं, जो लोग अभी भी समाज के सबसे निचले हिस्से में मौजूद हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिल सके। इसीलिए ओबीसी के भीतर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिला था। अब क्रीमी लेयर के बहिष्करण मापदंड तय करने के लिए
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की तरफ से यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से सितंबर 1993 में एक ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम जारी किया गया। एक ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम जो है वो जारी किया गया। इस ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम में तय किया गया कि कौन से लोग जो हैं उनको क्रीमी लेयर में शामिल किया जाएगा, कौन से लोगों को क्रीमी लेयर में शामिल नहीं किया जाएगा। अब ये जो 1993 का ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम था, इसमें क्या कहा गया था, इसमें क्या क्या नियम डिसाइड किए गए थे। ये ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम जो था, इसमें कहा गया कि उन व्यक्तियों के बच्चे जो कि संवैधानिक पदों पर मौजूद हैं, यानी कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कौन सी होती हैं? वो पोस्ट जिनका जिक्र आपको संविधान में मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर यदि हमारे राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो राष्ट्रपति के पद पर अगर कोई व्यक्ति मौजूद है, उनके जो बच्चे हैं, उनके बच्चों को ओबीसी आरक्षण नहीं मिल सकता है। उसी तरीके से आपका उपराष्ट्रपति का पद हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस का पद हो गया। इसके साथ साथ हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उनके जो प्रमुख होते हैं, उनके जो हेड होते हैं, वो जो तमाम लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। इसके अलावा केंद्र या फिर राज्य सरकार में सीधे भर्ती किए गए क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारी जो हैं, क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारी जो हैं, इनके बच्चों को भी ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। इनको क्रीमी लेयर में शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ आपका सशस्त्र बलों यानी कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं और जो आपका अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनमें जो अधिकारी हैं, इनके बच्चों जो कि विशेष रैंक जो सरकार तय करती है, एक विशेष रैंक के जो अधिकारी हैं, उसके ऊपर के रैंक के अधिकारियों के जो बच्चे हैं, उनको ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। तो ये कौन लोग हो गए? ये हो गए आपका क्रीमी लेयर, इनको कहा जाता है। तो क्रीमी लेयर में कौन कौन लोग आते हैं वो हमने देख लिया है। इसके अलावा ये जो आपकी श्रेणी है, इन श्रेणियों के अतिरिक्त डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने आय और संपत्ति टेस्ट भी तय किया। एक तो ये रोजगार वाला टेस्ट तय किया गया, दूसरा टेस्ट तय किया गया आपका इनकम टेस्ट। क्या है? दूसरा टेस्ट था आपका इनकम टेस्ट। तो इस पर भी हम आगे बात करेंगे। ये टेस्ट भी निर्धारित किया गया। ये परीक्षण मुख्य तौर पर उन श्रेणियों पर लागू किया गया जो जैसे आपके क्योंकि अगर आप देखें, ये लोग तो हमने देख लिया कि ये एक कैटेगरी है। इनके अलावा जो दूसरे लोग हैं, जैसे आपका जो प्राइवेट क्षेत्र में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, जो वेतनभोगी व्यक्ति है, जिसको सैलरी मिलती है, उसके ऊपर जो है इनकम टेस्ट लागू किया जाएगा। व्यापार या उद्योग से जुड़ा कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर जो है वेल्थ टैक्स लागू किया जाएगा या इनकम टैक्स लागू किया जाएगा। या फिर आपका प्लांटेशन का कोई ओनर व्यक्ति है, उसके ऊपर ये टेस्ट लागू होगा। शहरी क्षेत्रों में खाली भूमि रखने वाले या भवन रखने वाले जो लोग हैं, या वे लोग जिनके माता पिता केंद्रीय या राज्य पीएसयूज में काम करते हैं, उनको भी बेसिकली यहां पर इनकम टेस्ट के अंदर शामिल किया गया। अब यहां पर आप सोच सकते हैं कि बाकी जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनको तो इस कैटेगरी में शामिल किया गया है, उनको तो सीधे क्रीमी लेयर में शामिल कर दिया गया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है, उसके माता पिता पीएसयूज में काम करते हैं, किसी व्यक्ति के माता पिता पीएसयूज में काम करते हैं, तो उनको बेसिकली उनके ऊपर उनका क्रीमी लेयर डिसाइड करने के लिए इनकम टेस्ट किया जाता है या वेल्थ टेस्ट किया जाता है। अब ये इनकम टेस्ट और इसी को लेकर के विवाद पैदा हुआ है। इसी पूरी एंट्री जो है, इसी एंट्री से विवाद पैदा हुआ है। अब सवाल उठता है कि ये इनकम टेस्ट जो है, इस टेस्ट में होता क्या है? ये जो वेल्थ का परीक्षण है, इस परीक्षण के दौरान होता क्या है? तो 1993 का जो ऑफिस मेमोरेंडम था, उस मेमोरेंडम के अनुसार यदि ओबीसी उम्मीदवार के माता पिता की वार्षिक सकल आय 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा थी, कितनी? वार्षिक सकल आय 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा हो, तो उम्मीदवार को क्रीमी लेयर माना जाएगा और ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। माता पिता की वार्षिक आय 1 लाख या उससे ज्यादा हो तो उम्मीदवार को क्रीमी लेयर माना जाएगा और ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वर्तमान समय में अगर आप देखें तो ये सीमा बढ़ा करके 8 लाख रुपए कर दी गई है और 2017 में, अंतिम बार 2017 में इस सीमा में संशोधन हुआ था। डीओपीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने स्पष्ट किया है कि आय संपत्ति की परीक्षण की गणना करते समय माता पिता की केवल वेतन आय और कृषि आय को शामिल नहीं किया जाता। अब ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहीं से एक विवाद की शुरुआत होती है। डीओपीटी ने स्पष्ट किया है कि अब डीओपीटी ने ये तो कहा है कि वार्षिक आय जो है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, लेकिन कौन सी वार्षिक आय, किस इनकम को यहां पर जो है कैलकुलेट किया जाता है, उस चीज को लेकर भी थोड़ी सी क्लैरिटी जो है वो डीओपीटी की तरफ से जारी की गई थी। डीओपीटी ने जो 1993 का ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया, उस मेमोरेंडम में कहा गया कि इसमें 2 इनकम्स को शामिल नहीं किया जाता है। कौन कौन से इनकम? इसमें एक तो आपका जो सैलरी इनकम है उसको शामिल नहीं किया जाता है और दूसरा आपका जो एग्रीकल्चरल इनकम है उसको शामिल नहीं किया जाता। तो ये बात इसमें कही गई। गणना में केवल आप कौन कौन सी आय शामिल की जा सकती है, तो जैसे मान लीजिए आप कोई संपत्ति ओन करते हैं, आप कोई मकान जो है आपके नाम पर मौजूद है और उस मकान को आपने किराए पर
दिया हुआ है उससे कोई आपको जो है पैसा आता है, तो संपत्ति से आने वाली जो इनकम है उसको शामिल किया जा सकता है। अगर आप कोई व्यापार करते हैं उससे आपको कोई इनकम आती है, आपके माता पिता को इनकम आती है, तो उसको शामिल कर सकते हैं। आपने कोई कैपिटल गेन प्राप्त किया है, कैपिटल गेन का मतलब यह है कि मान लीजिए आपने कोई मकान बेचा है, मकान ही आपने 8 लाख रुपए का बेच दिया, मकान आपने बेचा और उस मकान को बेचने से आपको 8 लाख रुपए की इनकम हुई है, वो भी इसके अंदर आएगी। इसके अलावा और जो दूसरे सोर्स हो सकते हैं, किसको छोड़ करके, 2 सोर्सेज इसमें शामिल नहीं होते हैं। एक है आपका कौन सा, एक है आपकी सैलरी इनकम और दूसरा है आपका एग्रीकल्चरल इनकम। ये दोनों शामिल नहीं किए जाते हैं। लेकिन अब विवाद की शुरुआत कहां से होती है? विवाद की शुरुआत होती है 2004 में। 2004 में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से, यानी कि डीओपीटी की तरफ से, जो 1993 का ऑफिस मेमोरेंडम था, उसके संबंध में एक स्पष्टीकरण पत्र जारी किया जाता है। चीजों को क्लियर करने के लिए एक लेटर या एक अधिसूचना जारी की जाती है। लेकिन इससे और ज्यादा भ्रम पैदा हो जाता है, और ज्यादा प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। अब इसमें कहा क्या गया था? तो ये जो 2004 का स्पष्टीकरण पत्र था, इसका प्राथमिक उद्देश्य यह था कि 1993 का जो ऑफिस मेमोरेंडम है उससे जुड़ी जो प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं उनको क्लियर किया जा सके, उनको स्पष्ट किया जा सके। इसमें ये जो आपका स्पष्टीकरण पत्र था, इसमें एक पैरा था, पैरा 9 में जो आपका ओबीसी, ये इस मुद्दे को उठाया गया कि ओबीसी उम्मीदवारों की आय की गणना करते समय उन उम्मीदवारों जिनके माता पिता जो हैं वो आपका जो सेंट्रल या स्टेट पीएसयूज में काम करते हैं, इसमें स्पष्ट तौर पर ही कहा गया कि जिन उम्मीदवारों के माता पिता जो हैं वो सेंट्रल या स्टेट पीएसयूज में काम करते हैं, उनकी इनकम को कैलकुलेट करते समय बेसिकली क्या किया जा सकता है, उनकी इनकम को कैलकुलेट करते समय इसमें यह संकेत दिया कि उनकी जो आपका जो वेतन है, उनकी जो सैलरी है, जो सरकार से उनको सैलरी मिलती है, उस सैलरी को यहां पर शामिल किया जा सकता है। तो ये जो पूरा विवाद पैदा होता है वो यहीं से पैदा होता है। 2004 का जो आपका 2004 का जो स्पष्टीकरण पत्र था उसमें सरकार ने कह दिया, उसमें डीओपीटी ने कह दिया कि जिन बच्चों के माता पिता आपका पीएसयूज में काम करते हैं, जिन बच्चों के माता पिता पीएसयूज में काम करते हैं, उनकी इनकम को कैलकुलेट करते समय, उनकी इनकम की गणना करते समय उनकी जो सैलरीड इनकम है उसको भी शामिल किया जा सकता है। और यहीं से पूरे विवाद की शुरुआत होती है, क्योंकि इसी की वजह से बहुत सारे जो छात्र थे, बहुत सारे जो उम्मीदवार थे, वो क्रीमी लेयर में आ गए, यानी कि ओबीसी आरक्षण से बाहर हो गए। ये प्रॉब्लम यहां से पैदा होती है। जिस प्रॉब्लम कहां से पैदा होती है उस पर हमने डिस्कशन कर लिया है। अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है उस पर हम बात करते हैं। कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कहा है, अदालत ने कहा है कि जब तक सरकार पीएसयू पदों की, सरकारी पदों के समकक्ष जो है समकक्षता स्थापित नहीं कर देती, इक्विवेलेंस स्थापित नहीं कर देती है। एक प्रॉब्लम यहां से भी पैदा होती है कि आपका जो पीएसयूज हैं, इनमें बेसिकली जैसे हमने देखा था कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, ग्रुप ए, क्लास 1, क्लास 2 के जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो सर्विस ऑफिसर्स हैं, उनको बेसिकली ओबीसी का आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन पीएसयूज में ग्रुप ए क्या है, पीएसयूज में ग्रुप बी क्या है, ये सरकार ने अभी तक तय नहीं किया। इसी वजह से पूरी प्रॉब्लम पैदा होती है। तो कोर्ट ने यहां पर स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब तक सरकार जो है वो पीएसयूज में सरकारी पदों के समकक्ष जो है वो आपका हायरार्की स्थापित नहीं कर देती है, ग्रुप ए, ग्रुप बी जैसे कोई हायरार्की स्थापित नहीं कर दी जाती है, तब तक जो है ये इनकम परीक्षण बेसिकली आपका, तब तक इनकम टैक्स लागू होगा। अदालत ने कहा है कि पीएसयू कर्मचारियों के बच्चों को क्रीमी लेयर के उचित मूल्यांकन से वंचित नहीं किया जा सकता है, केवल इसलिए कि सरकार ने अभी तक उनके पदों को समकक्ष नहीं किया है। तो अदालत ने कहा है कि 1993 का ऑफिस मेमोरेंडम की भाषा स्पष्ट है कि केवल वेतन और आय, जो कृषि आय है, उसको गणना से बाहर रखा जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि पीएसयूज में काम करने वाले जो लोग, जो भी आपके कर्मचारी हैं, उनके बच्चों को ओबीसी आरक्षण मिलेगा। उनकी जो इनकम है, उनकी इनकम में सैलरी इनकम को शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि अब पीएसयूज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके बच्चों को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। तो ये एक आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट डिसीजन यहां पर आपको देखने को मिला है। इससे आप ये भी मान सकते हैं कि इसका प्रभाव क्या होगा कि भारत में ओबीसी आरक्षण जो है उसमें कुछ और लोग अब आपको यहां पर ऐड होते हुए नजर आ जाएंगे, जो कि पहले क्रीमी लेयर का हिस्सा हुआ करते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहां पर डिस्कस किया है। चलिए अब यहां पर हमारा टॉपिक होता है समाप्त। अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल देखने को मिलेगा। सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला ओबीसी क्रीमी लेयर आरक्षण की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, ऑप्शन बी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला, और ऑप्शन डी एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ मामला। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर कौन सा मामला जो है वो ओबीसी क्रीमी लेयर आरक्षण से जुड़ा हुआ है।
इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।